नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पीसीएस अभ्यास के करेंट अफेयर के इस बैच में। आज हमारा वन लाइनर का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज की लेक्चर कोशिश करेंगे जितना लंबा बन पाए उसको खींचते हैं। ठीक है, हम लोग 13वें नंबर पेज पे हैं। तो 30 नंबर पेज तक इन्फॉर्मेशन बहुत फैक्चुअल रहेगा। ठीक है, मैं बताऊं कि जिस एफर्ट के साथ मैं आपको करा रहा हूं, विश्वास मानो उसी तरीके से करना। ये फैक्ट 700 से 800 है, तभी आपको तैयार हो पाएंगे। आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, आप लेखपाल दे रहे हो, आप लोअर देने वाले हो, विश्वास मानो यहां से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और अपने से भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेना रहेगा जब मैं क्लासेस को ले लूं, उसके बाद से टाइम निकाल के। ठीक है ना, चलो पेज नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले बताया था कि हमको प्रतिमा का जो फैक्ट है उन पे प्रतिमा वर्ड लिख देना है। जैसे देखो इस बार मैंने तभी आपसे बोला था कि अभी आगे आप पढ़ोगे कहीं ना तो कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। ठीक है, कि डॉक्टर साहब की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो ये कह रहा है कि पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय में। तो एक तो फैक्ट क्या मिल गया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, एक तरफ इंस्टीट्यूट लिख देता है और दूसरी तरफ उनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लिख देता है। तो एक तो क्या हमको मुख्यालय मिलाने के लिए आ गया, यूनेस्को के बारे में एक फैक्ट पता चल गया। दूसरा इस मुख्यालय में क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर क्या लगी है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यही नहीं, आप देखोगे यहां भी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है गोवा में। ठीक है, भारत में आप देखोगे गोवा में यहाँ पे ये कुछ छुपा नहीं ना फैक्ट, देख लो कहीं 177 ना हो, 77 है। ठीक है ना, गोवा में देखो यहाँ पे 77 फीट ऊंची, कितनी 77 फीट ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे, गोवा में। तो गोवा में अभी कहाँ पे 77 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे हमने दो प्रतिमा का अनावरण पढ़ दिया। एक प्रतिमा का अनावरण क्या पढ़ा, एक प्रतिमा का अनावरण पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर जी का, वहां पे कहाँ बनाया गया है, तो यूनेस्को के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। और राम जी की 77 फीट ऊंची प्रतिमा कहां बनाई गई है, तो वो स्थापित की गई है गोवा में, वो स्थापित की गई है गोवा में। ये दो फैक्ट्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, आइए भैया आगे देखते हैं। यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं कि भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल, भारत की पहली, क्योंकि ये भारत की पहली पहल है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर भारत की पहली। और हमको ऐसे फैक्ट्स याद रखना होगा। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल कहां शुरू की गई, गुजरात में। कहां शुरू की गई, गुजरात में। ठीक है ना, याद। ये कृषि विभाग द्वारा एक नारा दिया गया, शाश्वत, मतलब महाराष्ट्र के किसी कृषि विभाग के द्वारा, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। ठीक है, तो हमको लगता है कि थोड़ा मराठी लैंग्वेज होगा, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। ठीक है, कह रहा कि महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने इस नए नारे को चुना है। ठीक है ना, ध्यान। इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे एक प्यारा सा क्या लिखा है कि अभी क्या हुआ है, डीजीपी और आईजीपी का कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, यानी भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, सम्मेलन हुआ है। और इसमें इस सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो वो घोषित किया गया है गाजीपुर पुलिस थाना, और दिल्ली का जो गाजीपुर पुलिस थाना है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में गाजीपुर पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमको था कि एक इसरो चीफ थे बी नारायणन। ठीक है, बी नारायणन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का, इन्होंने क्या किया कि भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है, नेविगेशन नवाचार केंद्र, ठीक है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत के पहले एक नेविगेशन नवाचार केंद्र जिसका नाम क्या है, अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ नेविगेशन। तो क्वेश्चन आएगा कि अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का हाल ही में उद्घाटन कहां किया गया, तो तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, देखो यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे भी देखो अनंत है, तो अनंत वर्ड से समझना तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो गेस हो जाएगा। अच्छा, एक तो क्या आएगा भाई, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन किया गया भाई ये नेविगेशन नवाचार केंद्र है। ठीक है, तो ये चूंकि देखो ना ही ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना ही राष्ट्रपति हैं, ना ही क्या है साइंस टेक डिपार्टमेंट के मंत्रालय के हैं, तो सीधे होते इसरो चीफ है। तो हमको इसके लिए ये फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरा मानना है कि अगर आयोग को इस फैक्ट को गलत कराना है तो उसको यही पूछना ही चाहिए कि भाई किनके द्वारा उद्घाटन किया गया, और मैक्सिमम लोगों से गलत करा लेगा। ठीक है, बी नारायणन जी के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान देना। ओके, अब देखो यहां पे फिर से भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट आई बायो, ठीक है, आई बायो कहां शुरू किया गया, तो तेलंगाना में, तेलंगाना की जीनोम वैली में, तेलंगाना की जीनोम वैली में। आप बस सिंपल से दिमाग रखना तेलंगाना में, आपको क्या याद रखना है, तेलंगाना में।
तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्टेब्लिश किया गया? तो ठीक है, जिसका नाम आई बायो है, वो तेलंगाना में, उसको तेलंगाना में स्टेब्लिश किया गया। देखो, कैंसर के इलाज के लिए पहली बार भारत की स्वदेशी सर्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ अभी मोदी जी ने किया। ठीक है, सर्ट सेल थेरेपी का, इससे क्या हुआ, बेसिकली कैंसर का इलाज जो पहले इस थेरेपी में 3-4 करोड़ रुपए लग जाते थे, उसमें लगभग हम लोग कह सकते हैं कि अब ये खर्च 50-45 लाख के करीब में आएगा। ठीक है, हमको खैर ये सब मतलब नहीं है हमारे लिए अभी। ठीक है, ये साइंस सेक्टर की, हम लोग कह सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर की एक अचीवमेंट है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया, उस थेरेपी का नाम रखा गया है नेक्सकार 90। नेक्सकार 90, तो नेक्सकार 90 क्या है, तो पेपर में यही आ जाएगा कि नहीं, हाल ही में चर्चा में रहा नेक्स्ट, ये 90% चांस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 90%। नेक्सकार 90 क्या है, तो नेक्सकार 19 जो है वो भारत की पहली स्वदेशी सर्ट सेल थेरेपी है। भारत की पहली स्वदेशी सर्ट सेल थेरेपी है। ठीक है ना, ये दिमाग रखना है। अच्छा, इधर हम लोग आए, एक दो फैक्ट्स यहां से भी देखते चले, राइट साइड से भी। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल, जिसकी शुरुआत की गई कहां, ब्रह्मपुत्रा नदी, गुवाहाटी के पास। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तो कह रहा है भारत के पहले, ठीक है, आधुनिक रिवर फेरी की शुरुआत कहां की गई, तो इसका उद्घाटन किया गया ब्रह्मपुत्रा नदी पर, गुवाहाटी में। और किसने इसका उद्घाटन किया, तो उद्घाटन किया निर्मला सीतारमण जी ने। हमेशा मैंने आपको बोला, जब पीएम के अलावा कोई और उद्घाटन करे, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी यहां भी उद्घाटन करता है, एक तरफ नाम लिख दे, एक तरफ घटना लिख दे, आपको पूछ सकता है। ठीक है ना। यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने, कीर्ति सुरेश। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है, किसको नामित किया गया, तो कीर्ति सुरेश को, कीर्ति सुरेश को। अभी सीसीपीआई 2026 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का डाटा आया। इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई, 23वीं रैंकिंग दी गई, कौन सी, 23rd। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, सीसीपीआई 2026 आई, इसमें भारत को 23वीं रैंकिंग दी गई। ई पासपोर्ट जानना, भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। ई पासपोर्ट सुविधा कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, तो 2035 तक। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम वर्ष 2000, अब ये देखो यहाँ पे टारगेट आ गया ना, तो जहां पे टारगेट है, आप टारगेट को लिखो, ऐसे लिख दो टारगेट, ऐसे टारगेट लिख दो। ठीक है ना। अब पेपर में जितने भी टारगेट है, नेट जीरो 2070 का, ठीक है, अभी जैसे हमने अभी आगे पढ़ोगे आप कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, तो वहां पे लिखा है कि पर व्यक्ति हम इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च करने की क्षमता निर्धारित की गई है 2000 किलोवाट, ठीक है, कब निर्धारित की गई है, और 4000 किलोवाट कब निर्धारित की गई है, उसका ईयर प्रॉपर है। ठीक है, तो बहुत से टारगेट मिलते हैं, हमको टारगेट लिखना होता है हमेशा। ठीक है ना। अब देखो, मैंने बोला 100% वाले फैक्ट को आपको अरेंज करना था 100% लिख के। ठीक है, क्या लिख रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट ने कहा कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो गोवा। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, तो वो रिपोर्ट कहती है कि 100% यानी पूर्णतया साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली, ठीक है, रिस्पॉन्स सिस्टम, साइबर जो धोखाधड़ी है उसका रिस्पॉन्स सिस्टम वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो भारत का पहला राज्य गोवा बन गया। और यहीं पे अभी क्या हुआ है, 77 फीट ऊंची भगवान राम जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। ठीक है ना। अब देखो, शीत मरुस्थल जो जैवमंडल रिजर्व है, ठीक है, कोल्ड मरुस्थल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहां पे है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये पेपर में कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया हुआ है। ठीक है, कि शीत मरुस्थल कहां पे स्थित है, तो शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश में, शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अब ये न्यूज में क्यों आया है, इस बात को समझिए। तो शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व के न्यूज में आने के पीछे का रीजन ये है कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में क्या किया, इसको शामिल किया है। ठीक है, इसको शामिल किया गया। तो इसी के साथ इस लिस्ट में शामिल होने वाला ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, अभी हम लोग मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम से कनेक्ट करा के इस फैक्ट को याद करेंगे। ध्यान देना, अभी मतलब जब मैं ट्रेडिशनल कराऊंगा तो इसका ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दो। ठीक है, एमएबी प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आप इसको सर्च करके याद भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इसको कराऊंगा आराम से, आपको ये घटना चक्र हो, जी का हो, कहीं हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। पहले हम लोग करेंट को खत्म करें, फिर ट्रेडिशनल आएंगे। आगे क्या कह रहा है कि भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट, उसका नाम क्या है, विक्रम-1 नाम है। भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का, जिसका भी हाल ही में मोदी जी ने अनावरण किया,
उसका नाम है विक्रम 1। उसका नाम क्या है? विक्रम 1। इसका अनावरण किया गया। तो पेपर में सिंपली क्वेश्चन यही आएगा कि विक्रम 1 क्या है, विक्रम 1 क्या है, ऐसे आएगा। विक्रम 1 क्या है? तो विक्रम 1 क्या है? भारत का पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट है। कह रहा कि अभी हाल ही में कहां पे ऑल इन वन सेंटर किसने खोला? तो कह रहा कि यहाँ पे ऑल इन वन सेंटर, भारत का पहला ऑल इन वन सेंटर खोला गया। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी कौन है? टेस्ला। टेस्ला ने अभी हाल ही में कहां पे भारत का पहला, कहां पर भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला? तो गुरुग्राम में। ठीक है ना। यहां पे फिर एक रामसर साइट का नाम लिखा हुआ है, RS लिख दो, रामसर साइट। तो वो है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील क्या है? भारत की 94th यानी 94वीं रामसर साइट है, 94वीं रामसर साइट है। और ये गोगाबिल झील कहां पे स्थित है? तो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, देखिए क्या लिख रहा है। ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की? तो ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा भी हाल ही में उत्तराखंड ने की। ठीक है, ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा उत्तराखंड ने की। मोन्था नामक एक चक्रवात आया था, ये फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये यहां से आता का फैक्ट मोन्था नामक चक्रवात से ही है। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, मोन्था चक्रवात जब ये आया तो बे ऑफ बंगाल में एक्चुअली ये चक्रवात उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसने जो हम लोग कह सकते हैं भारत के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, इन एरिया को क्या किया? इन एरिया को प्रभावित किया। अभी हमने एक करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन पढ़ा था उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा ने बेसिकली क्या किया कि आपदा प्रवण गांव ऐसे अपने कुछ, ठीक है, एक विलेज डेवलप करिए। कौन? ओडिशा। ऐसा कुछ एक विलेज डेवलप करिए ओडिशा। आपदा प्रवण गांव नहीं है वो, आपका है सुनामी तैयार गांव। ठीक है, भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः विकसित किए जा रहे हैं कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है ना। तो एक फैक्ट यहां पे रिवीजन दिमाग रखना कि सुनामी तैयार गांव कौन डेवलप कर रहा है? तो उड़ीसा डेवलप कर रही है। हमने एक डिजास्टर से रिलेटेड एक और फैक्ट पढ़ा था, वो फैक्ट पढ़ा कि केरल ने डिसाइड किया है कि जो तटीय बाढ़ आती है, ठीक है, यानी जो कोस्टल फ्लड की घटनाएं आती हैं, उसको डिजास्टर की कैटेगरी में शामिल कर दिया, उसको आपदा की श्रेणी में शामिल कर दिया। किसने? केरल ने। ठीक है, उड़ीसा के बारे में एक फैक्ट हमने एक और बड़ा फैक्ट पढ़ा था कि उड़ीसा ने पान मसाला गुटखा इन सभी को पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया। ये भी फैक्ट उड़ीसा से रिलेटेड था। ये सारे फैक्ट हमने देखा था। तो जो मोन्था नामक चक्रवात आई थी, तो मोन्था नामक चक्रवात कहां उठी? बे ऑफ बंगाल में। इसने इन एरियाज को प्रभावित किया। मोन्था नामक जो चक्रवात, इसका नाम किसने रखा था? तो थाईलैंड ने रखा था। किसने? थाईलैंड ने रखा था। मोन्था नामक चक्रवात की जो नामकरण था वो थाईलैंड ने रखा था। ठीक है, अब देखो पूर्व में आए कुछ चक्रवातों का यहाँ पे नामकरण लिखा है। कह रहा भाई कि शक्ति नामक एक चक्रवात आया था जिसको श्रीलंका ने नाम रखा था, शक्ति। तो श्रीलंका में शक्ति जाते हैं, तभी अभी देखो अमेरिका ने क्या हुआ, ईरान का एक इरिस डेना, ठीक है, एक पोर्ट था, उसको डुबा दिया। ठीक है, फिर भी क्या है, श्रीलंका हिम्मत करके क्या की, शक्ति प्रदर्शन की और लोगों को बचाने की कोशिश की। तो शक्ति देना, फेंगल सऊदी अरब में ना रखा, फेंगल नाम सऊदी अरब में रखा। दाना किसने कहा, कतर, दाना कतर के खाती है, तो दाना एक चक्रवात आया था जिसका नाम कतर ने रखा। ठीक है, असना पाकिस्तान, ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम भी देखिए, पाकिस्तान को सहना बहुत टफ है तो इसने नाम भी लिखा असना। ठीक है, और रेमल ओमान ने नाम रखा। तो शक्ति नामक चक्रवात आया था जो, उसका नाम किसने रखा, श्रीलंका ने। फेंगल नाम किसने रखा, सऊदी अरबिया ने। दाना कतर ने रखा। असना चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने रखा। रेमल जो चक्रवात आया था इसका नाम किसने रखा, ओमान ने। और अभी जो मोन्था चक्रवात के बारे में पढ़ा वो किसने रखा, तो वो थाईलैंड ने रखा। मोन्था चक्रवात किसने रखा, थाईलैंड ने रखा। ठीक है ना, ओके सॉरी। अच्छा देखो यहाँ पे नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य का नाम याद रखो। ठीक है, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे क्यों न्यूज में है, तो देखो हमको पता है कि जब मोदी जी ने चीता लेके आए थे, ठीक है, नामीबिया से हम लोग चीता लेके आए थे, तो उसको पहले कूनो में रखा गया, कूनो मध्य प्रदेश में रखा गया, कूनो अभयारण्य में। बाद में उसको गांधी सागर में भी ट्रांसफर किया गया। तो कूनो और गांधी सागर वर्तमान में दो चीतों के क्या हुए, आवास बन गए, स्थल बन गए। लेकिन चूंकि इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो इसके लिए तीसरे चिता स्थल के रूप में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की पहचान की गई है। किसकी, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य कहां पे स्थित है, क्या ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। अच्छा आइए भाई, अब यहाँ पे देखो, भारत का पहला, अभी आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। तो ये एक शिक्षा संस्थान की उपलब्धि है। तो मैंने बोला था जब किसी शिक्षा संस्थान की कोई उपलब्धि हो या न्यूज में हो तो उनको ऐसे शिक्षा संस्थान लिख दो, ठीक है, ताकि हम उनको
जब रिवीजन करें तो हमारे लिए इजी रहे। तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा, आईआईटी बॉम्बे ने भी क्या किया है, स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। ठीक है, माइक्रोस्कोप विकसित किया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए, बेसिकली क्यों, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए, ठीक है, इस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ठीक है, कह रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ कौन, ब्राजील। ब्राजील को क्या कहेगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ अभी महाराष्ट्र ने समझौता किया। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया, स्टारलिंक के साथ, स्टारलिंक के साथ। ठीक है, इस लाइन का अपने फैक्ट भी पढ़ना बचा है, इसको देख लेते हैं। अब देखो साइंस टेक्नोलॉजी का एक फैक्ट यहाँ पे है। ठीक है, वो आपका है कि इसरो ने अभी क्या किया, इसरो का प्रक्षेपण वाहन है, ठीक है, यानी जो सैटेलाइट है, सॉरी जो मिसाइल है, ठीक है, LVM-3M5, इस प्रक्षेपण वाहन यानी इस मिसाइल से, ठीक है, अभी हाल ही में भारत के जीसैट आर को क्या किया, इसरो ने सफल प्रक्षेपण किया। तो जीसैट 7R का भी हाल ही में किस प्रक्षेपण वाहन से सफल प्रक्षेपण किया गया, तो LVM-3। अब आप जानना जीसैट 7R के बारे में जब हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के करेंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में बताया गया होगा। ठीक है ना। देखो भाई, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, कल बाघ के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने बताया था कि भाई टाइगर स्टेट किसको डिक्लेयर किया गया, तो गुजरात को डिक्लेयर किया गया। ऐसे बहुत से फैक्ट्स हमने देखा था। तो जानना कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने यानी NTCA ने देश में कुल बाघों की संख्या कितनी बताई है, 166 बाघ, 166 बाघ। ठीक है, बाघों को लेकर गलियारा भी कौन डेवलप कर रहा है, मध्य प्रदेश डेवलप कर रही है। ठीक है ना। वोल्फ स्नेक जानना, यहाँ पे ये देखो एक प्रजाति है, ये क्या है प्रजाति, मैंने कहा प्रजातियों के एक पास लिखो। तो कह रहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप, अब हमको क्या करना चाहिए, एक बार ग्रेट निकोबार द्वीप को गूगल करके थोड़ा सा इनकी मैपिंग देख लेनी चाहिए। अगर मैं जब ट्रेडिशनल कराऊंगा तो ये कराऊंगा। ठीक है, जानना। तो अब मैं जब ग्रेट निकोबार द्वीप ही न्यूज में है तो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही करा दूंगा मैं। ठीक है ना, जानना। तो कह रहा है कि वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम, ठीक है, किस संरक्षणवादी के नाम पे रखा गया है, तो स्टीव इरविन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे वोल्फ स्नेक की एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नामकरण स्टीव इरविन के नाम पर किया गया, जिसका नामकरण किसी नाम पर किया गया है, स्टीव इरविन के नाम पर किया गया है। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बनाए, तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट मतलब इसको जितनी पानी की जरूरत है, ठीक है, उसको जनरेट कर ली है, यानी बेसिकली जल संरक्षण को के दृष्टि से। ठीक है, अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने क्या किया, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा पाया। मतलब अब इसको अपनी जरूरतों के लिए बाहर से वाटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रिसाइकलिंग की बात हो तो रिसाइकलिंग कर ले रहे हैं, और बारिश के दिनों में संरक्षण अच्छा खासा हो जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या किया गया, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। अब आ जाओ, यहाँ पे कोई प्यारा सा फैक्ट क्या लिखा है, भारतीय सेना ने कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र के किस राज्य में, यानी अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारतीय सेना ने भी क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला सामुदायिक रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है, रेडियो दिरांग, उसका नाम क्या है, रेडियो दिरांग का क्या किया, रेडियो दिरांग शुरू किया। तो पेपर में देखो क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो दिरांग क्या है, रेडियो दिरांग, रेडियो दिरांग। तो देखो रेडियो दिरांग यहाँ 88.4 FM पे है। ठीक है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, AP लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, ये एक सामुदायिक रेलवे स्टेशन है। इसी तरीके से एक रेलवे स्टेशन बनाओ, रेडियो स्टेशन है। इसी तरीके के एक रेडियो स्टेशन के बारे में हम लोगों ने सिक्किम में पढ़ा था, सिक्किम सुंदरी करके था, वो सिक्किम सुंदरी करके रेडियो स्टेशन था। ये भी पहला भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पे स्टेब्लिश पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन था सिक्किम में। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या था, सिक्किम सुंदरी था, क्लास नंबर 1 में पढ़ाया होगा शुरू में ही, सिक्किम सुंदरी था। ठीक मेरे भाई, सिक्किम सुंदरी था। ठीक है ना। अच्छा आगे आइए, आगे आइए, यहां पे कह रहा है एक फैक्ट, यहाँ पे देखो AI से रिलेटेड, फिर एक फैक्ट यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। कह रहा है कि अभी हाल ही में AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया, जो
कैंसर के आणविक स्तर पर क्या करता है, विश्लेषण करता है। तो कह रहा है कि इस डायग्नोस्टिक मॉडल का क्या नाम है, तो ऑन्कोमार्क नाम है, ऑन्कोमार्क। तो हाल ही में चर्चा में रहा ऑन्कोमार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ऑन्कोमार्क क्या है, ऑन्कोमार्क क्या है, ये एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है, जो कैंसर का आणविक स्तर पर क्या करता है, विश्लेषण करता है, उसको एनालाइज करता है। ठीक है, कौन, ऑन्कोमार्क, कौन, ऑन्कोमार्क। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, फिर इसको डेवलप किया गया एसएन बोस, ठीक है, एसएन बोस नेशनल कॉलेज, एसएन बोस नेशनल कॉलेज फॉर बेसिक साइंस और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक। तो एसएन बोस और अशोक विश्वविद्यालय, देखो दो चीज है, एक तो नाम, दो यूनिवर्सिटी, दोनों हिस्ट्री के विभूति हैं, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम है, और दूसरा क्या नाम है, एसएन बोस, एसएन बोस। इन दोनों के लोग के नाम पे क्या है, इन दोनों लोग के नाम पे क्या है बेसिकली, ठीक है, ये दोनों प्रमुख नाम लोग कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑन्कोमार्क को डेवलप किया, जिसका काम क्या है कि एआई संचालित ये डायग्नोस्टिक मॉडल है जो आणविक स्तर पर क्या करता है, कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक राइज का यहाँ पे देखो फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, राइज का फुल फॉर्म क्या है, आर से रिसर्च, आई से इनोवेशन, एस से स्किलिंग और ई से एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये राइज का फुल फॉर्म है, रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक पहल है, आईटी खड़गपुर ने इस राइज पहल को स्टार्ट किया, राइज पहल को स्टार्ट किया। उद्देश्य क्या था कि जो सतत तकनीक है, यानी जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज है और स्किल डेवलपमेंट को लेके इस स्कीम को स्टार्ट किया। ठीक है, रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको स्टार्ट किसने, आईटी खड़गपुर ने। तो यहाँ पे ये भी एक शिक्षा संस्थान है जो क्या कर रही है, एक उपलब्धि हासिल कर रही है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एआई का यूज, यहाँ पे एआई का प्रयोग यहाँ पे किया। एआई के प्रयोग को करेंट अफेयर से आप लोग नोट डाउन करो, मेंस में कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। तो हमने क्या किया भाई, पहले 20 मिनट में एक पेज क्लियर किया। ठीक है ना। तो चलो अब दूसरे पेज की शुरुआत करते हैं, पेज नंबर 14 की। अब बेसिकली कुछ चीजें अपना हमको क्या ध्यान देना है, जैसे हमने पढ़ा क्या कि भाई ग्रीन टैक्स लगाया किसने, उत्तराखंड ने। तो भाई ग्रीन टैक्स जो उत्तराखंड के द्वारा लगाया गया, तो ये हमको क्या है, ये हम कभी भी इसको हम लोग क्या है, जो नेट जीरो की प्राप्ति हमारी 2070 तक, हमको उस अप्रोच को समझाना हो तो हम उसको वहां भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन टैक्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पॉइंट को कभी समझाने में कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग मेंस में यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है ना, ध्यान रखना। हमने अभी करंट अफेयर में क्या पढ़ा, एक पढ़ा विक्रम 1 के बारे में। विक्रम 1 क्या है भाई, प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया गया। तो ये दिखा रहा है कि स्पेस सेक्टर में, ये दिखा रहा है कि भाई स्पेस सेक्टर में क्या है कि जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी बढ़ रही है। ठीक है, खासतौर पे भारत की नजर से बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कल को ये स्पेस सेक्टर में भारत की जो पकड़ है वो और मजबूत बनाएगी, और मजबूत बनाएगी। ठीक है ना। बाकी कुछ ट्रेडिशनल फैक्ट्स हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में तैयार कर सकते हैं, चाहे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो एमएबी प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर सकते हैं, चाहे क्या, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है ना, जानना मैं खैर कराऊंगा ही। अब लोग आते हैं पेज नंबर 14 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो पहली चर्चा किया गया वायुपुत्र के ऊपर, वायुपुत्र के ऊपर। ठीक है, अब वायुपुत्र क्या है, तो देखो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा ये विकसित भारत का पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट है। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, यहाँ पे देखो लिखा भी है। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया किसके द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित है। और ये क्या है, ये भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट है, बिजली से चलने वाला रॉकेट है। तो वायुपुत्र से पता है कि वायु से बात करेगा, इससे पता तो चला कि ये रॉकेट है। ये क्या है, रॉकेट है। विशेषता क्या है, बस विशेषता ये कि ये बिजली से संचालित होती है, यह बिजली से चलती है, यह बिजली से चलती है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला कि यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, कि किस देश के अयनी एयरबेस से, अयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त कर, भारत ने अयनी एयरबेस से अपनी उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई अयनी एयरबेस कहाँ पे स्थित है। ऐसे एयरबेस अभी बहुत न्यूज में आएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि अमेरिका ने एक एयरबेस को नियंत्रण करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के, बोला है कि अफगानिस्तान जितना जल्दी हो वो एयरबेस हमको दे दे। ठीक है, ये सब मुद्दा बढ़ेगा तो फिर अफगानिस्तान के उस एयरबेस के लिए भी ट्राई करेगा अमेरिका, ध्यान देना। ठीक है, तो एयरबेस वो न्यूज में आ चुका है, अभी आगे मिलेगा कहीं फैक्ट।
तो एनी एयरबेस, तो एनी एयरबेस कहाँ है? ताजिकिस्तान में है। एनी एयरबेस कहाँ पे है? तो एनी एयरबेस आपका ताजिकिस्तान में है। यहाँ से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? भारत सरकार ने, भारत सरकार ने की है। ठीक है, मोदी जी ने अभी हाल ही में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित, ठीक है, यानी वो स्वतंत्रता सेनानी जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, ठीक है, भारत के पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया। यानी अभी क्या किया गया है कि नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन है नवा रायपुर, ठीक है, वहां पे नवा रायपुर, या इसको अटल नगर भी बोला कि कहते हैं हम लोग, ठीक है, नवा रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, ठीक है, यहाँ पे वो ट्राइबल समुदाय के लोग जो एज अ फ्रीडम फाइटर उन्होंने वर्क किया, ठीक है, तो उनके सम्मान में लोग उनको जान सकें, इनके लिए क्या है? डिजिटल म्यूजियम का अनावरण किया गया, डिजिटल म्यूजियम की खोलने की घोषणा की गई। ठीक है, ये दिमाग रखना, तो ठीक है, ये दिमाग में रखना हम लोग को। ठीक है, और उस संग्रहालय का नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये नाम है। यानी इस संग्रहालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे एक संग्रहालय लिखा है, संग्रहालय लिखा है, ठीक है ना, रखना, यहाँ पे संग्रहालय लिखा है, ठीक है ना। तो किसके नाम पे? अब इतना लंबा मत याद करो, केवल इतना याद करो कि ये जो संग्रहालय है वो शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे इस संग्रहालय की नींव रखी गई है। ठीक है, संग्रहालय की नींव रखी गई है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक आपको फैक्ट बता दूं, ठीक है, देखना। अच्छा, आप बताओ पूगा घाटी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूगा घाटी कहां स्थित है, तो आप बताना मुझे कहां पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस पेज में लिखा हुआ है, बट आप खोज पाओ तो खोज के बता दो। ठीक है, चलो, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी, ध्यान देना, अब यहाँ पे फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है भारत की सबसे बड़ी, ये ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना। ये क्या है? ये एक पायलट परियोजना है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना है। ठीक है, किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई? तो अभी भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड, भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड एक पायलट परियोजना को आंध्र प्रदेश में शुरू करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विजाग में, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विजाग में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी, ये पहली नहीं है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना की शुरुआत की गई, पायलट परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है, या घोषणा की गई के निर्माण के लिए। ठीक है ना, तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी है। पेपर में ये भी आ सकता है कि अराकू घाटी कहां पे है? तो आंध्रा, अराकू घाटी आंध्रा में स्थित है। ठीक है ना, अब देखो, आंध्र प्रदेश तिरुमाला में, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। ये भी एक एआई से रिलेटेड न्यूज हो गया। ठीक है, तो कहां पे? तिरुमाला आंध्र प्रदेश में, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ठीक, आगे आइए। अभी देखो, वंदे मातरम गीत बहुत न्यूज में थी। ठीक है, इसके सभी जो पैरा थे, ठीक है, उन सभी पैरा को गाए जाने की बात बोली गई। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। 7 नवंबर को इसकी 150वीं, ठीक है, जनना इसकी रचना की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, बाकी वंदे मातरम के ऊपर ट्रेडिशनल अच्छे खासे फैक्ट्स बन सकते हैं, जिसको मैं एक सॉल्व वीडियो में बताया भी हूं और मैं इसको आगे भी करा दूंगा। ठीक है, आइए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा फैक्ट। ठीक है ना, तो 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? गुड़गांव हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार गया, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन पुरस्कार का जो अवार्ड गया वो गया चेन्नई को। ठीक है, किसको गया? चेन्नई को। तो चेन्नई शहर को मिला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार। हमको होता है कि सिंगापुर में जुबिन गर्ग जी का डेथ हो गया था। ये असम के सिंगर थे, देश के महान सिंगर्स में से एक थे। ठीक है, और अभी रिसेंट में सिंगापुर ने क्या किया है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने एक द्वीप का नाम रखा है जुबिन गर्ग द्वीप। तो देखो, द्वीप जो चर्चे में है
तो हम एक ये कर सकते हैं, ये द्वीप चर्चा में। तो पहला द्वीप मिला हमको क्या, जुबिन गर्ग द्वीप। इसके पहले अंडमान निकोबार मिला था, ठीक है, ग्रेट निकोबार मिला था। खैर अब आइए, अभी देखो इस वाले फैक्ट को ना हम लोग जब इन डिटेल पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखो 4 श्रम संहिताओं का निर्माण किया गया और 29 पुराने जो श्रम कानून थे उनको बदल के इन 4 को श्रम संहिताओं को लागू किया गया, ठीक है। तो कब से ये लागू हुआ, यही क्वेश्चन है। तो 21 नवंबर 2025 से लागू हुआ है, 21 नवंबर 2025। अभी फैक्ट चाहो तो देख लो आप लोग। भारत नेट योजना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, पंजाब। पंजाब 8वें वेतन आयोग के लिए, ठीक है, जो स्टेट कमीशन का गठन है वो किसने किया है, वो असम ने किया है, पहला। आगे देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है एडेलग्यू ह्यूरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, एडेलग्यू ह्यूरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025, ठीक है। और ये लिस्ट कहती क्या है, ये लिस्ट कहती है भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया है किसे, तो HCL के संस्थापक हैं शिव नादर को, HCL के संस्थापक शिव नादर को भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया, भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया है, ठीक है। अब आते हैं आगे, कह रहा है कि सोमालीलैंड, देखना सोमालीलैंड को हाल ही में किस देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, यानी एक देश के रूप में नामित किया, तो इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने नामित किया। देखो महिलाओं को प्रतिवर्ष, हमको पता है कि अभी क्या है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जो मासिक धर्म है उसको उसके होगा, मतलब उसको हमने फंडामेंटल राइट में उस शामिल किया, ठीक है ना। अभी उससे रिलेटेड एक और फैक्ट क्या आ रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 सवेतन अवकाश, यानी पेड लीव मिलेगा, मासिक धर्म लीव मिलेगा, ठीक है, कितने दिन का, 12 दिन का, ठीक है। हमको तो लगभग 1 महीने में एक मासिक धर्म आता है, तो इस हिसाब से 1 साल में 12, और ये पेड लीव है, देना, ठीक है, पेड लीव है। और ये देने वाला कौन है, ये कर्नाटक है, ये देने वाला कौन है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बारे में मैंने एक फैक्ट आपको और बताया था कि SHG से रिलेटेड जो ड्रोन दीदी पहल था, ड्रोन दीदी पहल की तरह जो सर्वाधिक महिला पायलटों का निर्माण किया वो किसने किया है, वो कर्नाटक के द्वारा किया गया। वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो आपके कर्नाटक के द्वारा ही किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ेगा जिसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछली बार प्री आप लोगों ने दिया होगा ना, तो पिछली बार के प्री में ये फैक्ट आपने देखा होगा, आया हुआ क्वेश्चन था। कह रहा सीधी सी बात कि सेमिकॉन इंडिया 2025, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया कब, 2 सितंबर को, ठीक है, सितंबर में। कह रहा कि इस दौरान देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है, तो विक्रम 3201 है वो, ठीक है। ये तो पुराना फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, कहां पे हुआ G20 शिखर सम्मेलन, तो हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी, ये क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज देने वाले सबसे बड़े, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक यूनिट है, ठीक है। कह रहा है कि इनका जो नेक्सस है, इनका जो गठजोड़ है आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के बीच में, यूपीपीसीएस मेंस का एक टॉपिक भी है, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच में गठजोड़, ठीक है। इनको समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर किस अभियान को का प्रस्ताव रखा, तो उसका नाम था G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ये हम लोग मेंस में मेरे भाई यूज करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी भी आतंकवाद और ड्रग तस्करी या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में गठजोड़ पे क्वेश्चन आए, यूपी में खासतौर पे यूपीपीसीएस में आ सकता है, तो हम इसको मेंस में यूज कर सकते हैं, इस फैक्ट को ध्यान रखना। अब देखो एक लिस्ट जारी की गई, एक इंडेक्स जारी की गई, उस इंडेक्स का नाम था टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025। ये कहता है, ये सिटी क्या कहती है, ये इंडेक्स कहती है भाई हम क्या है, जो सबसे खुशहाल शहर है उनके बारे में बताएंगे। खुशहाल शहर कौन है एशिया का सबसे बड़ा, उसको बताएंगे। इस लिस्ट के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया। मुंबई को क्या बोला गया, मुंबई को बोला गया कि भैया आप क्या हैं, आप एशिया के सबसे खुशहाल शहर हैं, एशिया के सबसे खुशहाल शहर के रूप में नामित किया गया, शहर के रूप में नामित किया गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना।
ये मैं पढ़ा चुका हूं। वसई कैथेड्रल को संरक्षित करने के लिए, किस संरक्षण को करने के लिए यूनेस्को अवार्ड किस राज्य को यूनेस्को अवार्ड दिया गया? वसई कैथेड्रल के संरक्षण करने के लिए। कमेंट बॉक्स बताइए आप। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि विश्व नगर दिवस। तो पहली बात, विश्व नगर दिवस कब मनाया गया? ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रीजन समझो कि हमको ये तो पता है कि यूनेस्को का जो 43वां अधिवेशन था या महाधिवेशन था। अब इसको देखो भाई कि कितनी प्यार से भाई 143 याद करो, लास्ट का 43 बस दिमाग में रखो अपने दिमाग, ठीक है, कि 43वां महाधिवेशन जो हुआ था यूनेस्को का, इसमें लखनऊ का चयन किया गया, पाक कला के क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। ठीक है, लखनऊ भारत का पहला शहर नहीं है जो पाक कला के क्षेत्र में शामिल हुआ है। इसकी एक और शहर जो शामिल हो गया है, मतलब हुआ है इसके पहले पाक कला के क्षेत्र में, बट लखनऊ यूपी का पहला है जो पाक कला के सेक्टर में शामिल किया गया। ठीक है ना। अच्छा, जो ये 43वां महाधिवेशन था यूनेस्को का, ठीक है, ये हुआ कहाँ था? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को का 43वां महासम्मेलन हुआ था। इसी महासम्मेलन के दौरान भारत के लखनऊ को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को पाक कला के सृजनशील शहर के रूप में नामित किया गया, क्योंकि यहाँ की नवाबी कल्चर को देखते हुए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सिक्किम के जानना, एक उद्यान का नाम है, उसका उस उद्यान का नाम है खंगचेंडजोंगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इस उद्यान का नाम है खंगचेंडजोंगा। तो ये खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हुआ क्या है दादा, ये एक जो धरोहर है, हम कहते हैं भारतीय धरोहर है, इसके बारे में क्वेश्चन बोला है। कह रहा है कि अभी हाल ही में IUCN ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में समीक्षा रिपोर्ट थी, उसमें बोला कि भारतीय विश्व धरोहर स्थल, एक मतलब ये वो विश्व धरोहर स्थल है खंगचेंडजोंगा, ठीक है, सिक्किम का। इस भारतीय धरोहर स्थल को वैश्विक जो जैव विविधता की स्थिति है, बायोडाइवर्सिटी की जो स्थिति है, मैनेजमेंट की क्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज को लेके जो इसके एफर्ट है, यानी लचीलापन है, इसके कारण उसको गुड की श्रेणी में रखा गया। इसको गुड की श्रेणी में रखा गया। तो IUCN ने अभी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में किस हम लोग कह सकते हैं कि धरोहर स्थल को क्या क्या गुड की श्रेणी में रखा? तो खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को, खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अब देखो तिरुमाला हिल्स, तो हमको पता है कि भाई तिरुपति बालाजी से हम लोग समझ सकते हैं तिरुमाला हिल्स, और लाल रेत के टीले। ठीक है, कह रहा तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में, ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। ये किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। इनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। तो आंध्र प्रदेश के किन स्थलों को, या लोग कहते हैं कि किन क्षेत्रों को, ठीक है, ये क्या किया गया? यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया, तिरुमाला हिल्स को और लाल रेत के टीले को। अब वो भारत का पहला विदेशी ATLs अटल जो इनोवेशन सेंटर है, ठीक है, अटल इनोवेशन सेंटर है, केंद्र है, कहाँ उद्घाटन किया गया? तो अबू धाबी UAE में। ठीक है, अभी वैश्विक वायु रैंकिंग जारी किया गया, स्वच्छ वायु रैंकिंग जारी किया गया। हम होता है कि 10 लाख से अधिक शहरों की सूची में हमेशा से इंदौर टॉप पे रहा है। इस बार भी इंदौर क्या है? टॉप पे ही है। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा आपकी, हाल ही में आज चर्चा में रहा आदिवाड़ी क्या है? तो आदिवाड़ी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आदि से आदिवासी समझना, वाणी से उनकी भाषा समझना। तो AI बेसिकली क्या है कि लोगों को जनजातीय भाषाओं के बारे में जानकारी रहे, उनसे टॉक कर सके, ताकि मुख्य धारा में उनको लाने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए, फीलिंग को समझा जा सके। इसके लिए आदिवाड़ी नामक एक AI ऐप जारी किया गया, एक लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? डेट याद रखो, 8 सितंबर को। अभी हमने क्या एक डेट याद रखा, वो है आपका, यहां पे याद रखा विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन करना। ऐसे हम लोग डेट याद करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग डेट को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, देखना। अच्छा, अगला देखिए, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर
चौथा पूर्ण साक्षर राज्य के तौर पे किसे नामित किया गया? तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य के तौर पे हिमाचल प्रदेश को नामित किया गया, हिमाचल प्रदेश को। अभी राजनाथ सिंह जी ने राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये कंपनी है राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इस कंपनी ने निर्मित किया क्या? तो देश की सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र निर्मित किया। और इस कंपनी के द्वारा निर्मित इस एयरो स्पेस परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और ये कहां पे स्थित है ये परीक्षण केंद्र? तो नोएडा में स्थित है, ये परीक्षण केंद्र नोएडा में स्थित है। तो राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का कहां पे इस कंपनी ने निर्मित किया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। भूटान के प्रधानमंत्री का यहां पे नाम लिखा है तसेरिंग तोबगे, तसेरिंग ठीक है, तोबगे। इन्होंने ये भारत भ्रमण पे आए थे और इन्होंने बहुत सारा काम किया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया। कहां पे? तो राजगीर नालंदा में। कहां पे? राजगीर नालंदा में। पांडुलिपियों की संरक्षण करा कि दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपरा जो है और गणती योगदानों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसका नाम है संहिता। देखो एक अपना बैच है संहिता, ये हम की जगह ये लेते हो संहिता, और इस बैच इसका नाम क्या है? संहिता। पांडुलिपि परंपराओं और गणतीय योजनाओं पर गणतीय योगदानों पर आधारित एक सम्मेलन है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 14 समाप्त, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग का लगभग चांस है कि लगभग क्या राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 16वें पेज से आपका अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। मतलब वन लाइनर्स में बता रहा हूं। अब देखो हम लोग एक एक चीज को बहुत ढंग तरीके से देखते हैं। पहले मैंने ना, आप ये वाले फैक्ट याद करो जो इस कलर में मैंने किया, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे अभी क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने लैंगिक समानता के लिए कृति सेनन को क्या किया है? अपना मानद राजदूत बनाया है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि कोई किसी को भी कोई अपना राजदूत बनाएगा तो हमको अपना ध्यान देना है, ठीक है। वो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो NIRF इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है, कि शिक्षा संस्थान के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, कि भाई कौन सी शीर्ष संस्थान है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या कि ओवरऑल, यानी ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है, यानी सभी ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में भारत का शीर्ष संस्थान कौन बना है? तो IIT मद्रास। तो यहाँ पे एक शिक्षा संस्थान न्यूज में है कि NIRF इंडिया रैंकिंग में, ठीक है, शीर्ष शिक्षा संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में कौन है? तो IIT मद्रास। इसकी कई कैटेगरीज होती है, इंजीनियरिंग सेक्टर में, चिकित्सा क्षेत्र में, दंत चिकित्सा के सेक्टर में, वास्तुकला के सेक्टर में, ऐसे कैटेगरीज होती है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ओवरऑल कैटेगरी में, सब में मिला के जुड़ा के देखा जाता हो, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत की पहली पूर्ण स्तरीय, देखना, भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन कहां शुरू किया गया? तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अभी कोई फैक्ट है ना, तो आंसर साणंद गुजरात मारिएगा आप लोग, आंसर साणंद गुजरात मारिएगा। भारत का पहला, ध्यान देना कि जनजातीय परिषद बना है, भारत का पहला जनजातीय परिषद बना है बोडोलैंड। बोडोलैंड कहां पे है? असम में है। भारत का पहला जनजातीय परिषद बना है बोडोलैंड। बोडोलैंड कहां पे है? असम में। जिसने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया, जिसने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है। पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, यानी बिना रुके मतलब टोल पे हो जाए, ठीक ना। तो कह रहा है कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम हाल ही में कहां पे लॉन्च किया गया? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, NHAI के द्वारा। तो भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया आपका NH नेशनल हाईवे 48 पे, गुजरात में स्थित है ये। एग्जैक्ट किसी टोल प्लाजा का नाम बता रहा हूं तो चोरचासी शुल्क प्लाजा, चोरचासी शुल्क प्लाजा, ये प्लाजा NH 48 पे स्थित है और NH 48 का है गुजरात से गुजरती है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब बीच में कुछ फैक्ट्स छूटे हैं, जैसे भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, ध्यान देना कहां पे? यहाँ पे देखो फिर एक पोर्टल, और हम लोग ऐप को एक पास लिखेंगे तो यहाँ पे देखो पोर्टल लिखा है। कह रहा है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क के नाम से, द वल्चर नेटवर्क के नाम से। इस पोर्टल को कहां लॉन्च किया गया? असम में लॉन्च किया गया, असम में। भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, तो मैंने आपको बताया ये मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले करंट अफेयर को कराया हुआ है। आप जब
प्री का पेपर देने गए तो इसको पढ़ के गए। मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया, नोएडा उत्तर प्रदेश में। आयुर्वेद दिवस के तौर पे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 सितंबर को हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे देखना, कह रहा है वुमेन एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, यानी वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स जारी की गई, ठीक है, 2025 की। वो कहता है भारत में महिलाओं का सबसे सुरक्षित शहर क्या है? कोहिमा है, कोहिमा, ठीक है, कोहिमा। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर क्या है? कोहिमा है। भारत का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व, अभी यहाँ पे लिखा है कि भारत का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? ठीक है, तो वो है आपका कौन? वो राज्य आपका महाराष्ट्र। उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, जिसको क्या मिला? जिसको राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है, ठीक है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, ये अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। एक फैक्ट इससे रिलेटेड और भी था, हाँ देखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहां बताया, ध्यान देना, ये महाराष्ट्र वाला कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो इस सूचकांक में महाराष्ट्र को। इसी तरीके से मार्च 2026 में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, एनर्जी, पहली क्लास में इसको बताया भी हूं, एनर्जी स्टैटिक्स, ठीक है, इंडिया 2026, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026। ये रिपोर्ट कहती है कि, ये रिपोर्ट किसके है? रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ये कहती है कि रेन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य है राजस्थान, राजस्थान। रेन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो रेन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान है, राजस्थान है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक कहती है कि कौन सा राज्य शीर्ष पे है? महाराष्ट्र। तो दोनों में डिफरेंस समझना आप लोग, ठीक है ना। कह रहा है कि पाली को लेके अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में, अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया। मिग-21 पिछले 50 सालों से भारत को सेवा दिया और अब इसको क्या किया गया? सेवामुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, ठीक है, कहां इसका उद्घाटन कहां किया गया? ये कभी आएगा नहीं, बट दिमाग को दिल्ली में, ठीक है ना। सर्कुलर मेट्रो आए तो भी दिल्ली में, ठीक है ना, ध्यान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के द्वारा, यानी IMD क्या करती है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करती है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करती है। और इस सूचकांक में किसे भारत को कितना रैंक मिला है? इस सूचकांक में भारत को 41वीं रैंक मिली है। इस सूचकांक में भारत को कितनी रैंक मिली है? इस सूचकांक में भारत को 41वीं रैंक मिली है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत को 6ठा स्थान मिला था। जानना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देश में भारत को किस नंबर पर रखा गया था? भारत को 6ठे नंबर पर रखा गया था। यहाँ पे क्या है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कितना रैंक है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 41वां रैंक मिला है, 41वां रैंक मिला है, ठीक ना, ठीक। आदि कर्मयोगी क्या है? क्वेश्चन है आदि कर्मयोगी, तो आदिवाड़ी हमने देखा, तो इसी तरह कर्मयोगी ये क्या है? आदिवासी समुदाय को सशक्त करने का एक पहल है, एक अभियान है। आदि कर्मयोगी क्या है? आदिवासी समुदायों को सशक्त करने का एक पहल है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्यवाहियां चलती हैं, अब 3 अन्य भाषाओं में भी चलेंगी, कश्मीरी में भी चलेगी, कोंकणी में भी चलेगी और संथाली में भी चलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। अभी हमने संथाली भाषा के बारे में आपको बताया था, ठीक है, आपको एक लिपि के बारे में बताया था, ठीक है। आप बताओगे क्या कि वो कौन सी लिपि थी जिसमें, ठीक है, संथाली भाषा की, जिसमें क्या किया गया? ओक छिपी लिखी, आई थिंक क्या ओक छिपी लिपि अगर मैं सही हूं तो, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान का विमोचन किया था उस भाषा में। आगे कह रहा है कि अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट के तहत कहां पर IIM यानी ठीक है IIM की स्थापना की गई? तो गुवाहाटी, असम में। IIM गुवाहाटी, अभी ये देश का 22वां IIM है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
केरल ने अपने को पूर्णतया डिजिटल घोषित कर दिया। केरल ने क्या किया है, केरल ने बोला है भाई कि हम पूर्णतया डिजिटल राज्य हैं। केरल ने बोला है कि भाई अब हम क्या हैं, हम पूर्णतया डिजिटल राज्य हैं। ये अपने दिमाग में रखेंगे हम लोग, केरल को लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, कह रहे भारत के पहला महिला आधारित फूड हब मौली, ठीक है। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब जिसका नाम है मौली, तो हाल ही में चर्चा में रहा। मौली क्या है, तो भारत का पहला महिला आधारित फूड हब है। इसका उद्घाटन कहां किया गया, तो कांदीवली मुंबई में, ध्यान रखना, मुंबई में ही गाउटेक का आयोजन किया गया था। गाउटेक यानी गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा एक शिखर सम्मेलन जिसका नाम था गाउटेक, उसका भी आयोजन किया गया था। उसका भी आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। कहां पे, महाराष्ट्र में उसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना, महाराष्ट्र में उसका आयोजन किया गया था। अब देखिए क्या कह रहा है कि बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम का आयोजन किया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 38 पैनल्स हैं और कितने, ठीक है, कितनी क्षमता इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए कह रहा है, ठीक है, कि असम का एक हवाई अड्डा, कह रहा है एक असम का एक हवाई अड्डा जिसका नाम है गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गोपीनाथ बारदोलोई, हम लोग ऐसे नाम याद रखेंगे। असम का एक हवाई अड्डा है गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है ना। अभी इस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इस हवाई अड्डे को क्या किया गया, हवाई अड्डा। इसी तरीके से अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा है कि वाटर सरप्लस हवाई अड्डा किसके कौन है, वो हमने पढ़ा। वो हवाई अड्डा है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। एक हमने पढ़ा कि एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है कौन सा है, वो जेवर एयरपोर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किसने बनाया, महाराष्ट्र। ये बहुत सिंपल था सोचना, ठीक है। इसरो ने अभी पूर्वोत्तर में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसरो ने, ठीक है, पूर्वोत्तर में यानी नॉर्थ ईस्ट में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कहां पे किया, तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है सियोमी, ठीक है। तो वहीं पे के मेचुका राजकीय विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में एक स्कूल है मेचुका राजकीय विद्यालय में, ठीक है ना। अब देखो फिर ये एआई एक न्यूज में है, क्यों है, कह रहा है एआई संचालित सारांश उपकरण पंचायती राज मंत्रालय का सभागार। क्वेश्चन आएगा सभासार क्या है, तो सभासार एआई संचालित सारांश उपकरण किसका, पंचायती राज मंत्रालय का। एशिया की सबसे लंबी कितनी 4.5 किलोमीटर की मालगाड़ी का सफल ट्रायल पूरा हुआ। मतलब ये मालगाड़ी कितनी लंबी है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये फिर से मालगाड़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, मालगाड़ी। अभी इसी में आपकी वंदे भारत भी इंपॉर्टेंट है। 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी कहां चली, तो गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल भी करंट अफेयर है, ठीक है। चंदौली में एक स्टेशन है जिसका नाम है गंज ख्वाजा। वो यहां से उत्तर प्रदेश से झारखंड के गढ़वा जिले में, ठीक है, गढ़वा झारखंड, तो गंज ख्वाजा। आगे कह रहा है कि फिर एक एआई का एप्लीकेशन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज, ठीक है। ट्यूरोज क्या है, तो ट्यूरोज भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप है, ठीक है, जिसको आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। किसने, आईआईटी पलक्कड़ ने। तो यहाँ पे एक शिक्षा संस्थान भी यहाँ पे एक न्यूज हो गया। देश के में अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कहां पर किया गया, देश के अपने पहली तरह के अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया। राष्ट्रीय पशु जैव, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और यहीं पे पशु स्टेम सेल बायो बैंक का और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। भारत की सबसे लॉन्ग रूट की वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। कहां से कहां को कनेक्ट करती है, तो अंजनी नागपुर को पुणे से, अंजनी टू पुणे, नागपुर से पुणे के बीच में, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच, ध्यान देना यहाँ पे, हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का क्या किया, सफल परीक्षण किया।
सफल परीक्षण किया। ध्यान देना, अभी मैंने आपको हाइड्रोजन के ऊपर 2 फैक्ट्स कराए थे। एक फैक्ट क्या था, एक फैक्ट आपका था कि भारत की पहली, ध्यान देना, हम लोग कैसे भारत की पहली क्या, एक फैक्ट था कि हरियाणा के किन 2 लोकेशंस, बेसिकली जिंद और सोनीपत, यहाँ पे लिख देते हैं जिंद टू सोनीपत। फैक्ट याद है, पहली क्लास में ये होता, पहली या दूसरी क्लास में था, ठीक है। जिंद टू सोनीपत, जिंद से सोनीपत को कनेक्ट करता हुआ, जिंद से सोनीपत को कनेक्ट करता हुआ, ठीक है, इन 2 गंतव्यों के बीच में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया था। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया था, ट्रेन का यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था। एक तो हमने हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड ये फैक्ट देखा था। अब क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कब हुआ, तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल फैक्ट्री कोच में, चेन्नई स्थित इंटीग्रल फैक्ट्री कोच में, ठीक है। हाइड्रोजन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में, हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में, और मैंने बताया था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई, तो भारत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत नीदरलैंड की मदद से, यहां पे लिख देता हूं हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, फेलोशिप कार्यक्रम, ना, फेलोशिप कार्यक्रम भारत ने जानना कि इस कार्यक्रम का, भारत ने इस कार्यक्रम को किससे बोला मैं, नीदरलैंड, ठीक है। भारत ने इस कार्यक्रम को नीदरलैंड के सहयोग से, जानना, नीदरलैंड के सहयोग से इसको क्या किया, लॉन्च किया है या इसको चला रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो क्लीन एनर्जी और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें, उसके ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च में बढ़ावा देना, ठीक है, इस उद्देश्य से। तो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड 3 फैक्ट्स थे जिसको हमने देख लिया। अब देखो एक्चुअली जो नेक्स्ट पेज है ना, पेज नंबर 16, ये इसमें भी आधे फैक्ट्स आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं और फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट है, बट मुझे लगता है हम लोग अभी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं करा दूंगा कल ही, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब देखो हम 5 से 6 पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज खैर 4 ही पे टारगेट हो पाया, ठीक है, 1 घंटे की कभी क्लास हुई, ठीक है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम कोशिश करूंगा कि एक क्लास में समाप्त हो जाए, बट एक छोटा सा पोर्शन राष्ट्रीय घटनाक्रम का बचा है, एक लाइन, एक पेज का आधी लाइन, ठीक है ना, उसको हम लोग कल कर लेंगे। जय हिंद।